है साइंटिफिकली। मैं आप लोगों को कुछ साइंटिफिक तरीके बताऊंगा और जो कि माने हुए तरीके हैं, उससे आपकी मेमोरी पावर को आपको बढ़ाने में मदद मिलेगी। यस। और मैं ये सारी चीजें आप लोगों को साइंस पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, आप ही के सब्जेक्ट पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को डूज एंड डोंट बताऊंगा कि आपको ये करने ये नहीं करने, जिससे आपका मेमोरी शार्प होता चला जाएगा और इन फ्यूचर आप लोग एकदम माइंड ब्लोइंग हो जाओगे। अगर आप इन टेक्निक्स को यूज करते हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और ना सिर्फ ये 11th और 12th के बच्चों की बात है, ये स्पेशली आप आगे जाओगे, जब एमबीबीएस करने जाओगे, जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे, तो वहां पे भी आप लोगों को पता है आपको एग्जाम देने हैं। तो अगर आप लोगों को सुपर ट्रिक्स मिल जाए जिससे आपकी मेमोरी पावर को आप मैनेज कर सको, मैं ये नहीं कहूंगा कि बढ़ा सको, मेमोरी पावर सबके पास होती है, कोई कम यूटिलाइज कर रहा है, कोई ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है। सो यू हैव टू मैनेज इट। अगर आपने इसको प्रॉपरली मैनेज कर लिया तो आप अपने माइंड को बहुत शार्प बना सकते हो और चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, नीट की एग्जाम दे रहे हैं या फिर जेई का एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, हर किसी बच्चे के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को 5 सुपर ट्रिक बताऊंगा, पावरफुल ट्रिक, जिससे आप अपनी मेमोरी पावर को शार्प कर सकते हो। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये सवाल सब बच्चों से पूछना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप लोग प्लीज जवाब दीजिए। आप बताइए, मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इस चीज से परेशान रहते हैं कि मैं पढ़ता हूं लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता है। कम ऑन, जल्दी से बताओ। आप ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैं जो पढ़ता हूं मुझे याद ही नहीं रहता है और मुझे लंबे समय तक याद रखने की जरूरत है? अगर आप लोगों को लगता है यस में आंसर देना है और साथ साथ में लाइक जरूर करना है, क्योंकि लाइक करोगे तभी आपके चैट्स मुझे दिख पाएंगे। सो प्लीज लाइक द सेशन। ऑलरेडी 800 बच्चों ने शायद लाइक कर दिया है, तो डू लाइक द सेशन। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा कि मेमोरी को शार्प कैसे किया जाए, टेक्निकली बताऊंगा, साइंटिफिकली बताऊंगा, कोई हवा में बात नहीं करूंगा, है ना। सो चलो फटाफट से यहां पर देखते हैं कितने बच्चे हैं जो यहां पर इस चीज को जानना चाहते हैं। पर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं। अब जो भी पढ़ोगे वो हमेशा याद रहेगा। 5 पावरफुल टिप्स बताऊंगा, डूज एंड डोंट बताऊंगा, और नीट और बोर्ड के जेई के बच्चे किस तरह से ट्रिक्स को, टॉपर्स किस तरह से ट्रिक को यूज करते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इनिशियली मैं आपको 5 मेथड बताऊंगा, जिसमें जो 5वां मेथड है वो साइंटिफिकली पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। 5वां मेथड, जो 5th मेथड है, वो 5वां मेथड पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है और उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, और स्पेशली उस मेथड का कुछ नाम भी है। इसलिए ज्यादातर जो टॉपर्स हैं या जो बड़े लोग हैं, और मैं आपको बताऊंगा उसको अप्लाई कैसे करना है, वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपनी मेमोरी को शार्प करना है तो वो सबसे अच्छा मेथड है। सबसे पहले तो चलो दिमाग को कैसे बढ़ाएं, उसके तरीके क्या हो सकते हैं, तो आप लोग पूरे 5 मेथड्स को ध्यान से देखिएगा और मैं उसको इलैबोरेट करके आपको बताऊंगा। चलो, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हम एक बार में पढ़ते हैं, अगर कोई नई चीज है जो हमने पहली बार पढ़ी है, वो तो हमारे दिमाग में घुसती ही नहीं है ना। उसे पहली बार में पढ़ा है तो शायद थोड़ी देर में भूल जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक ही बार पढ़ा होता है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में नहीं घुसी हुई होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा जो माइंड है बेसिकली जो गैजेट से घिरा हुआ है, मोबाइलों से घिरा हुआ है, टीवी सारा दिन देखते हैं हम लोग, अपने मेमोरी को शार्प करने के लिए कुछ नहीं करते, उसमें सीधी इंफॉर्मेशन तो घुसती ही नहीं है और हमें तो याद ही नहीं हो पाता। कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं, थोड़ी देर में वो फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो समस्या कहां पर है, उसी के बारे में बात करेंगे। सो हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू रिमेंबर ऑल दीज, उसका सिंपल 5 मेथड अभी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। 5 सिंपल मेमोराइज करने के तरीके, जिसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो 5वां मेथड है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, जिसको एक साइंटिस्ट ने इजाद किया था और इन्वेंट किया था, और वो मेथड जो है बहुत सारे बड़े बड़े टॉपर्स, बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं चीजों को याद करने के लिए। ठीक है, सो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो 5वां मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको देखना है। ठीक है, तो 5 मेथड में सबसे पहले मेथड की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपको चैट तभी देख पाऊंगा। ठीक है, मैं आपके चैट तभी देख पाऊंगा जब आप क्या करोगे, जब आप लाइक करोगे सेशन को। तो डू लाइक द सेशन। चलो, अब मैं आप लोगों को 5 बेस्ट मेमोराइज करने के तरीके बताता हूं। हमारा माइंड कैसे काम करता है। पहला मेथड, माइंड प्लेसेस। मेरी बात ध्यान से सुनना, माइंड प्लेसेस, इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। देखो आप लोग, हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है। हमारा माइंड, अगर आप अपने माइंड को अपनी स्टडी में एक रूटीन दे दो, रूटीन का मतलब समझो एसोसिएट की इंफॉर्मेशन विद द फेमिलियर रूट। मतलब समझो, आप एक बात बताओ मुझे, आपको जो पहली बार आपके पापा या मम्मी स्कूल छोड़ने गए थे, तो क्या आपको स्कूल का रास्ता याद था? नहीं, स्कूल का रास्ता आपको याद नहीं था। अगर आप उसी वक्त छोड़ने गए और उसके बाद अगर आपको स्कूल को वापस बोलते कि तुम अकेले जाके आओ, तो आपको याद नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आप डेली घर से स्कूल जाते हो, डेली आप लोग घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, घर से स्कूल जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो और वापस स्कूल से घर आते हो, तो वो रास्ता आज आपको याद हो गया। ये मेरे साथ भी है। जो मैं पहली बार बेंगलोर आया था, बेंगलोर में ऐसा कहते हैं कि बेंगलोर में बिना मैप, गूगल मैप के आप चल नहीं सकते। और मैं सच बता रहा हूं, शुरू के 1 महीने तो मुझे इतनी कंफ्यूजन रहती थी कि वेदांतों का ऑफिस है कहां,
लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने मेमोरी को एक रूट दिया, एक रूटीन दिया, तो मैं घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये रूट जब मुझे मिल गया तो मेरे माइंड को एक मैप मिल गया और फाइनली उसने उसे मेमोराइज कर लिया। ये रिपीटेटिव एक मैप दिया जिसको मैंने एक रास्ता खोज लिया। घर से स्कूल जाने के रास्ते बहुत सारे थे, एक रास्ता जब मैंने खोज के उसी रूटीन को फॉलो करते रहा, फॉलो करते रहा, फॉलो करते रहा, तो मेरे माइंड ने उसको पकड़ लिया और आज मुझे वो अच्छे से याद है ना। और शायद अगर मैं 5 साल के लिए बाहर भी चला जाऊं और फिर मैं वापस आऊं तो मैं शायद उस रास्ते से वापस घर से अपने ऑफिस या स्कूल पहुंच जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां से हमें क्या समझ में आता है, ये रूटीन, ये माइंड मैप आपको अपनी स्टडी में भी याद रखने चाहिए, बनाने चाहिए। माइंड मैप बायोलॉजी में तो बहुत सारे बच्चे बनाते हैं। सो एक रूटीन और एक माइंड मैप जब आप देते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना। तो स्टडी में आपने कभी कभार देखा होगा कि आपको सबसे ज्यादा आप लोगों को माइंड मैप्स बायो में दिए जाते हैं। तो वो माइंड मैप बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं आपके माइंड को शार्प बनाने के लिए। एक ऐसा रूटीन देते हो जो कि आप लोगों को एक सीक्वेंस देता है जिससे आपका दिमाग और आपकी मेमोरी बढ़ने लगती है। तो ये पहला सिंपल तरीका है, लेकिन पांचवा तरीका तो बेहतरीन है। अब चलते थोड़ा और आगे। माइंड मैप में एक और चीज होती है, एसोसिएट विद प्लेस। ये सिर्फ विद प्लेस नहीं है, चीजों के साथ भी आप कई बार आपने देखा होगा केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें मैं ना बाहरी दुनिया से रिलेट कर लेता हूं, है ना। बहुत सारी चीजें बाहरी दुनिया से रिलेट कर लेता हूं। अब जैसे मान लो इंडियम है, इंडियम पहली बार किसी को याद नहीं होगा। इंडियम का जो इंडियम है, जो बेसिकली ऐसा एटॉमिक नंबर उसका होता है 49। इंडियम कभी किसी को याद नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको एसोसिएट कर लो किसी शहर के साथ, किसी प्लेस के साथ, तो आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको जो आप पढ़ रहे हैं उसको बाहरी दुनिया से रिलेट करके याद करने की कोशिश करो। वैसे आप बहुत बार निमोनिक्स बनाते हो, है ना, और बहुत सारी जगहों को, बहुत सारी चीजों को शामिल करते हो, और अगर आप ये काम करते हो तो आपका माइंड बढ़ता है और चीजों को जल्दी ग्रैब करता है। तो आप आसपास की चीजों को अपनी पढ़ाई के साथ एसोसिएट करो, और एसोसिएट करोगे तो डेफिनेटली आपका माइंड जल्दी कैप्चर करेगा और उसे समझ में आ जाएगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आप अपने माइंड को प्लेस करो, उसको रूटीन दो, और दूसरा आसपास की जगहों से उसको रिलेट करो। दूसरा, उसके बाद दूसरी चीज पर चलते हैं। दूसरा, द मोर यू विजुअलाइज द मोर यू लर्न और रिमेंबर। ये बहुत सिंपल चीज है। आप किसी बुक में सिर्फ पढ़ रहे हो तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप पढ़ने के साथ साथ विजुअलाइज कर रहे हो तो याद हो जाएगा। मैं आपसे बोलूं चलो 5 शब्द याद करके याद करो, फटाफट से मैं बोलूंगा। मैं पहला बोलता हूं चलो पेन, दूसरा बोलता हूं माइक, तीसरा बोलता हूं फरारी, चौथा बोलता हूं गिटार, और पांचवा बोलता हूं लाइट। ठीक है। अब मैंने बोला और मैं आपसे अगर दोबारा पूछूं तो शायद आपको याद ना हो, लेकिन अगर आप उसको विजुअलाइज कर लो, मैं बोलूं पेन, तो आप आंखें बंद करके भी आप याद करोगे तो सारी याद हो जाएगी। आप बोलो पेन, आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, ओके पेन, दैट्स फाइन, एक इमेज बन गया आपके दिमाग में। मैं बोलूं गिटार, अच्छा अरविंद सर गिटार बजाते रहते हैं पेन हाथ में लेके, है ना, सो वो गिटार याद हो गया। सो माइंड में, अच्छा लाइट, लाइट, मेरे कमरे में लाइट है। तो आपको ऐसे करके अगर आप माइंड में विजुअलाइज करते हो चीजों को तो आप बहुत शार्पली याद कर सकते हो। जितना आप विजुअलाइज करोगे उतना आपको याद होगा। जैसे कि आपको कभी कभार देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं आप लोगों को रिलेट करवाता हूं सोलर सिस्टम से चीजें। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद हो तो रदरफोर्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो एक इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है, और मैंने साथ में अगर ये बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटती है वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है। तो आपने विजुअलाइज किया, अपने सोलर सिस्टम को विजुअलाइज किया, जिससे आपको एटम का स्ट्रक्चर भी विजुअलाइज हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है और स्पेशली आपके मेमोरी को शार्प करता है, चीजों को याद करने के लिए आपको मदद करता है बहुत ज्यादा। सो विजुअलाइज करो, ड्रीम करो, जो आपने पढ़ा उसको सोचो आंखें बंद करके एक बार। और मैं ये काम बहुत बार करता हूं, विजुअलाइज करने का काम बहुत बार करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं अगर कोई चीज पढ़ लेता हूं तो उसके बाद मैं आंखें बंद करता हूं, थोड़ी देर किताब को साइड में रख देता हूं और जो मैंने पढ़ा उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूं, कोई स्टोरी बनाने की कोशिश करता हूं। बहुत बार मेरे को चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती है, क्योंकि मैं ना आसपास की चीजों से उन चीजों को रिलेट कर लेता हूं। आपने देखा होगा बहुत बार मैं आपको लेक्चर में ऐसी ऐसी चीजें बता देता हूं जो बेसिकली बुक में लिखी नहीं होती हैं, वो मेरी विजुअलाइज की हुई होती हैं। और अगर आपने कोई चीज विजुअलाइज कर ली और चीज को आसान बना दिया तो आपकी मेमोरी शार्प होती चली जाएगी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पढ़ रहे हो मेक अ स्टोरी फॉर व्हाट यू रीड। आपने जो पढ़ा उसको स्टोरी की तरह याद करो। जैसे कि आपको पता होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत बार बोलता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ने सर जे जे थॉमसन का मैंने स्टोरी सुनाया। मैं आपसे अगर सीधा बोल दूं सर जे जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया या वाटरमेलन मॉडल दिया, मैं आपको स्टोरी की तरह सुनाता हूं। मैं क्या कहता हूं, अच्छा जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और जैसे डिस्कवर किया मीडिया वाले उसके पीछे पड़ गए, आप बता दो इलेक्ट्रॉन कहां पे रहता है। वो एक रेडी पे खड़े थे, तरबूज खा रहे थे, जब तरबूज को उन्होंने देखा तो बोला कि तरबूज के जैसा होता है। तो मैंने एक स्टोरी की तरह जब आपको सुनाया तो आपको वो याद हो गई। तो ऐसे ही अगर आप चीजों को, बायो को हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसको विजुअलाइज करोगे, स्टोरी की तरह याद करोगे, तो एक स्टोरी बना लोगे तो आपको चीजें बड़े आसानी से याद हो जाएंगी, है ना। मैं जैसे आपको केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं तो विजुअलाइज करने के लिए आपको दो चीजें होती हैं। पहला तो आप क्या करो, जो आप
कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसको विजुअलाइज करो, आंखें बंद करके उसको याद करने की कोशिश करो, किसी बाहरी दुनिया से उसको रिलेट करो। दूसरा, आप कोई अगर सीक्वेंस वाली चीज पढ़ते हो तो उसकी एक स्टोरी बना लो जिससे आपको बहुत शार्पली याद हो जाएगा। जैसे कि एडिसन, टेस्ला, जे जे थॉमसन की स्टोरीज मैं आप लोगों को बताते रहता हूं, तो स्टोरी से पढ़ने से बच्चों को याद जल्दी हो जाता है। इसके अलावा हमारा माइंड सेंसर्स पे भी काम करता है। अगर आपके सेंसर्स, आपका नाक, आपके कान, है ना, आपकी टेस्ट यानी कि आपकी जीभ, ये सेंसर्स अगर आपके एक्टिवेट हैं तो आपके माइंड को वो सीधे सिग्नल पहुंचाते हो, लंबे समय तक याद रहता है। अब आप कहोगे सर इसका हमारी पढ़ाई से क्या लेना देना है? बिल्कुल है। अगर आप लोग लैब में गए हो, देखो खुशबू, अगर आपने कभी किसी फ्लोवर का खुशबू देखा हो तो फ्लोवर का खुशबू सीधे नाक में चढ़ता है, वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। मुझे आज भी पता है, मैं हमेशा जब भी कहीं जाता हूं तो मैं एक अलग से परफ्यूम खरीदता हूं, ठीक है, और वो परफ्यूम मेरी वहां की याद बन जाता है। मैं उसको कभी भी अभी इस्तेमाल नहीं करता हूं, वहां जगह पे जाने के बाद इस्तेमाल करता हूं, और फिर जब वापस आते हैं और जब वो परफ्यूम यूज करते हैं तो सीधे उस जगह की याद आती है। और ये बड़ी कॉमन चीज है, सबको पता होगा। अब मैं आपसे कहूंगा कि हमारे सेंसर वाली चीज पढ़ाई में कैसे काम आती है। अगर आप लैब में हो और अगर आप लोगों ने कभी भी अपनी लैब के अंदर पाउडर्स देखे हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के, मैं बोलूं कि जो क्यूप्रस सल्फेट होता है वो नीले रंग का होता है, आपको कभी याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने लैब में देख के रखा है तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कॉपर सल्फेट होता है वो नीले रंग का होता है। H2S गैस जो होती है उसकी गंदी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ये आपको कभी याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने लैब में वाकई में उसको सूंघा है तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि लैब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं ताकि आप चीजों को आपके सेंसेस सेंस कर सके और आपको लंबे समय तक चीजों को याद रखा जा सके। अदरवाइज कलर्स कभी याद नहीं होते। तो बेसिकली क्या है, वी ऑलवेज रिमेंबर द थिंग दैट वी टच, वी स्मेल, द कलर एंड द साउंड। आपको मैं सीधे कलर बोलूंगा कभी याद नहीं होगा, लेकिन अगर आपको विजुअलाइज कराऊंगा तो याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को खुद से विजुअलाइज करने, खुद से रियलिटी में देखोगे तो आपको और जल्दी याद होगा। समझ में आता है? आप आज मैं आपको बोलता हूं H2S का जो स्मेल होता है वो अनप्लीजेंट होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी लेबोरेटरी के अंदर कभी H2S को सूंघा है या केमिनोफोर को देखा है, केमिनोफोर बैंगनी कलर का होता है, अगर आपने लैब में देखा होता तो आपको पक्का कभी भी याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सीधे याद हो जाता। तो आपके सेंसर्स ऐसे काम करते हैं जो आप बहुत शार्पली आपके माइंड को क्या करते हैं, सेंस देते हैं। आपकी आंख, कान, नाक, ये जितने भी सेंसेस है, 5 सेंसेस होते हैं। आपका टेस्ट, आपकी जीभ, देखो आंख, नाक, कान, आपकी टेस्ट, आपकी फिंगर्स, ये 5 सेंसर आपकी पूरी दुनिया बनाते हैं और ये आपके माइंड को इनपुट देते हैं और जिससे आप बहुत लंबे समय तक चीजों को याद रख पाते हो, है ना। अब हम चलते हैं चौथे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। चौथा और पांचवा जो मेथड है बेसिकली सबसे ज्यादा टॉपर यूज करते हैं, दैट इज स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन आपके माइंड को ज्यादा देर तक याद करने में मदद करता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग याद कर सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको बहुत बार कहता हूं, बहुत सारे टॉपर ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ध्यान से समझना, वो इस रिपीटेशन साइकिल में अपनी चीजों को रिवाइज करते हैं। ये बहुत साइंटिफिक मेथड है। क्या करेगा वो, पहली बार अगर वो कोई चीज पढ़ेगा, ध्यान से सुनना, पहली बार अगर वो कोई चीज पढ़ेगा तो उसको अगले 2 दिन में वो रिवाइज कर लेगा, उसको 2 दिन में रिवाइज करेगा। फिर उसी चीज को वो अगले 5 दिन में फिर से एक बार रिवाइज करेगा और उसी चीज को अगर आप अगले 15 दिन में वापस से रिवाइज करेगा। टॉपर क्या करता है, किसी चीज को पहली बार पढ़ता है तो उसको पहले तो 2 ही दिन में रिवाइज करता है, फिर उसको 5 दिन में रिवाइज करता है, फिर 15 दिन में रिवाइज करता है। इससे रिवीजन की साइकिल घटती है, लेकिन वो चीज आपके दिमाग में रिवीजन की वजह से, रिपीटेशन की वजह से बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाती है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जितनी बार आप रिवाइज करते हो ना, रिवीजन का टाइम भी घटते रहता है, मतलब आप बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हो और टॉपर इस चीज को यूज करता है। मैं आपको एक बात समझाऊं, रिपीटेशन, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले 15 या 20 मिनट में जैसे ही पढ़ा उसको 15-20 मिनट बाद वापस से रिवाइज कर लो, फिर 2-3 दिन बाद रिवाइज कर लो, फिर 2-3 वीक बाद ही रिवाइज कर लो, आपको वो आपकी मेमोरी में अच्छे से बैठ जाएगी। ये सारे के सारे टॉपर इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, रिपीट करना, रिपीटेशन। आज मैं आपको बोलूं कि कोई एक लंबा सा नाम है, ठीक है, किसी ड्रग का लंबा सा नाम है, वो आपको याद नहीं होगा। एक बार मैं बोलूं एनेस्थीसिया या फिर कुछ भी बोला मैंने, पहली बार भी याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट बाद उसे वापस रिवाइज करते हैं, 2 से 3 दिन बाद उसे वापस रिवाइज करते हैं और 1 वीक के बाद उसे वापस रिवाइज करते हैं तो आपको याद हो जाएगी। ये स्पेस रिपीटेशन है। और मजे की बात यह है कि रिवीजन में हर बार जब आप रिवाइज करते हो समय घटते जाता है। पहली बार देखोगे तो ज्यादा समय लगेगा, दूसरी बार में रिपीट करोगे थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन तीसरी और चौथी बात तो और कम समय लगेगा। और आपका माइंड जो है बेसिकली इसी चीज पे काम करता है कि अगर आप किसी चीज को बार बार रिपीट करें तो वो समझने लगता है कि ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसे अपनी छोटी स्मॉल मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है। आपको आज भी अगर कभी आप बीमार पड़े हो और आपने जो दवाई ली होगी उस बीमार पड़ते टाइम पे, और अगर वो दवाई आपने 2-3 बार खुद ने जाके खरीदी है तो आपको याद होगी कि आपने वो क्या दवाई ली थी। समझ में आता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही आप इसको सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। बायो में अगर कोई चीज आपने पहली बार पढ़ी है उसे दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार और चौथी बार, समय कम लगेगा, है ना, रिवाइज करने में, लेकिन वो आपके दिमाग में पक्की बैठ जाएगी। सेम ऐसा केमिस्ट्री में भी होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं 5वीं नंबर टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, वो है फेनमैन टेक्निक। फेनमैन टेक्निक को पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए। इंसान की मेमोरी
बहुत ज्यादा ट्रिलियंस में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअली स्टोर करने के बाद जो है बेसिकली वो पूरी तरह से टेम्परेरी स्टोर है, वो परमानेंट स्टोर नहीं होती। अगर आपकी मेमोरी में परमानेंट स्टोर होने लग जाए तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमें ये रहता है कि हम लोग अपने माइंड में थोड़ा लंबे समय तक उसको स्टोर करके रख सके, ताकि हमें हमारे एग्जाम में काम आ जाए, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे माइंड की फंक्शनैलिटी है टेम्परेरी स्टोरेज, वो गलत नहीं है, वो सही है। अगर आपको सारी चीज याद रहेंगी तो पागल हो जाओगे, समझ में आता है। लेकिन कुछ चीजें हम भी चाहते हैं कि हम अपने माइंड में ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके रखें, जैसी पढ़ने वाली चीजें हैं या जो भी चीजें हैं ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके रखें। तो उसके लिए जो फिनमेन टेक्निक है ना, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। फिनमेन टेक्निक सबसे ज्यादा फेमस टेक्निक है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये 5वीं नंबर टेक्निक है। और ये क्या है मैं आपको बताता हूं। फिनमेन टेक्निक बहुत आसान है। ये किसने दिया था? ये अमेरिकन फिजिसिस्ट है। अमेरिकन फिजिसिस्ट ने, ये इनका नाम है रिचर्ड फिनमैन। रिचर्ड फिनमैन एक अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने ये टेक्निक दी थी। अब ये क्या कहते हैं जरा समझो। ये कहते हैं कि आपको मान लो कि कोई भी टॉपिक याद करना है ना, उससे पहले आप चूज कर लो कि कौन सा टॉपिक आपको याद करना है। कर लिया चूज। अब करने के बाद क्या करो, आप किसी बच्चे को पकड़ो, ठीक है, छोटा बच्चा होगा आपके घर पे, है ना, या जो भी होगा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, 10वीं का, 11वीं का, अपना जूनियर, उसको पकड़ो और उसे वो टॉपिक पढ़ा दो। ध्यान से सुनना, आप उसे वो पढ़ाओ। पहले आपने पढ़ लिया अच्छे से, बुक बंद कर दो। अब अपने जो भी आपका छोटा बच्चा है आपके घर पे, आपकी मम्मी पापा, किसी को भी बैठा के पढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी एक बार वो टॉपिक पढ़ा दो। जब आप पहली बार उसको पढ़ा रहे होगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आप कहां कहां अटके, क्योंकि पहली बार पढ़ाना आसान नहीं होता और आपको खुद को भी चैलेंज आते हैं। तो आप जहां जहां पर अटके उन गैप्स को आइडेंटिफाई करो कि आप कहां कहां अटके, और कहां कहां अटक जहां जहां आप लोग अटके उसको वापस से रिव्यू करो, उसको सिंप्लीफाई करो, फिर से आप उस बच्चे को दोबारा पढ़ाने के लिए बैठ जाओ। अब आप कहोगे सर मेरे घर पे तो बच्चा ही नहीं है। मैं मानता हूं कई बच्चे बोल सकते हैं मेरे घर पे तो सर कोई बच्चा ही नहीं, मैं किसको पढ़ाऊं, बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, मम्मी को कैसे पढ़ाऊं, पापा को कैसे पढ़ाऊं। तो मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता था। देखो, मेरी जो साइंस की दुनिया थी, जो मैं घर पे पढ़ाई करता था, तो मेरे भी आसपास कोई छोटे भाई बहन नहीं, मेरी छोटी बहन थी लेकिन, और बड़ी सिस्टर थी, लेकिन उनके पास समय नहीं था। तो मैं क्या करता था, मैं सच बता रहा हूं, मैं एक सिराना लेता था, सिराने को सामने रखता था और सिराने को ही पे पढ़ाता था। देख भैया ऐसा है ऐसा है, मेरे को पढ़ाने बड़ा मजा आता था। इसलिए तो आज मैं बैठ के घर पे आराम से पढ़ा लेता हूं। लैपटॉप पे मैं किसको पढ़ा रहा हूं, आप बच्चे तो अपने घर पे बैठे हो, मुझे आप दिख भी नहीं रहे। और वहां बचपन से मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं सिराने को पढ़ा देता था, सच बता रहा हूं। सराहने को मैं क्या करता था, मैं जो पढ़ लेता था, पढ़ने के बाद मैं क्या करता था, सिराने को सामने रखता था। सिराने को सामने रखने के बाद मैं क्या करता था, एक कॉपी निकालता था और उसको मैंने कॉपी में लिख लिख के पढ़ाता था, देख देख ऐसा हो। फिर मेरे को समझ में आता था कि मैं कहीं अटका, फिर मैं उसको उस गैप को आइडेंटिफाई करता था, वापस से कॉन्सेप्ट को रिव्यू करता था और फिर से उसको पढ़ाता था, और बड़ा मजा आता था। सच बता रहा हूं, अगर ये टेक्निक आप बार बार करते हो, किसी को पढ़ाते हो किसी चीज को, तो आपको बहुत ही शार्पली याद होती है और आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन भी बहुत मिलता है। फिनमेन टेक्निक जो है ना, बेसिकली वो बहुत शार्पली काम करती है आपके दिमाग में, और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली, वर्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली टेक्निक है। और आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप सिराने को पढ़ा सकते हो, अपनी मम्मी को पढ़ा सकते हो, पापा को पढ़ा सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा सकते हो। और बहुत अच्छी बात है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 11th या 12th में हो तो और मजे आ जाएंगे। आप ऐसे अपने फ्रेंड को पढ़ा सकते हो जिसने कुछ नहीं पढ़ा। आप क्या करो, पढ़ लो, उसके बाद अपने फ्रेंड को बुलाओ कि देख तेरी को तैयारी तो है नहीं, मैं तुझे पढ़ा देता हूं, आजा बैठ जा। उसको बिठा के पढ़ा दो, उसके भी थोड़े पाप पुण्य में बदल जाएंगे और शायद वो भी बदल जाए। तो फिनमेन टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और उसके बाद आपको बहुत अच्छी फील आएगी। तो ये 5 टेक्निक के बाद नीट और बोर्ड के बच्चे, अब आप देखना पॉपुलर वेज देखेंगे, नीट और बोर्ड के बच्चे बेसिकली कैसे इन टेक्निक्स को यूज करते हैं, कहां कहां पे करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। उसके बाद में डूज एंड डोंट बताऊंगा आपको, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नीट और बोर्ड के बच्चे जो टॉपर से बेसिकली इनको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले नीट और बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं, नीट और बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। यस, कई लोग पूछे सिराना क्या होता है। सिराना बेटा पिलो होता है, पिलो। पिलो नहीं समझते हो, पिलो पिलो पिलो, आपके घर पे बेड में पिलो तो पड़ा होगा, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, नीट और बोर्ड के बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही अच्छे अच्छे तरीके होते हैं उनके पास। वो क्या करते हैं, एक्रोनिम्स यूज करते हैं, निमोनिक्स यूज करते हैं। प्रोडक्ट टेबल के लिए आपने यूज किए होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए यूज किए होंगे, याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किए होंगे। जैसे कि हलीना की रब से फरियाद, जो ग्रुप नंबर 1 है, उसको आपने कैसे याद किया होगा, नीचे वाला देखो, नया मुझे टेक्निक मिला। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है, जरा देखो, लीना, लीना मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और लास्ट में है मैंने हाइड्रोजन, वो पहले आ जाएगा। तो ये पूरे ग्रुप नंबर 1 के निमोनिक्स हम लोग बनाते हैं। बड़े क्रिएटिव बच्चे होते हैं जो इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कई बच्चे तो सॉन्ग बना लेते हैं, चीजों के सॉन्ग या फिर लंबी लंबी शायरियां, समझते हो। जैसे कि मैंने बना रखी थी, आपको अगर आपको पता होगा, हीना, लीना और करीना का एक्सरे रंगीन। सारा दिन मैं गाते रहता हूं, तो उसका मतलब क्या होता है, वो चीजें आपको विजुअलाइज करवाती हैं। मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक बहुत बार बताता हूं। मैंने आप लोगों को जो एमओटी थ्योरी थी, उसके लिए मैंने आपको ऊपर जाने वाले एरो और ऊपर से नीचे आने वाले एरो का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ये मेरी खुद की है और बच्चे इसको इस्तेमाल करते हैं, पीरियोडिक टेबल के सॉन्ग बना लेते हैं, समझ में आता है। ये नीट और जेईई के बच्चे करते हैं। इसके अलावा नीट और जेईई के बच्चे एक और काम करते हैं, वो माइंड मैप्स बनाते हैं, वो टॉपिक को लिस्ट आउट करते हैं और एक नीट एंड क्लीन टॉपिक की लिस्ट बनाते हैं जिससे आपको उनको याद रहे। मैं आपको बताऊं एक बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको केमिकल काइनेटिक्स और जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, उनके कॉन्सेप्ट सबको एक जैसे लगने लगते हैं।
क्योंकि वो ना टॉपिक को सेपरेट आउट कर ही नहीं पाते। रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट एक जैसे लगने लगते हैं। मैं आपको बताऊं केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट बेसिकली अलग होते हैं, उनको अलग अलग टॉपिक में विजुअलाइज करके अगर पढ़ोगे तो आपको आसानी रहेगी। इसलिए वो ना कोशिश करते हैं कि अगर कोई टॉपिक या चैप्टर उन्होंने लिया है तो उनके सब टॉपिक्स या सब चैप्टर को एक बार और एक कॉपी में सीक्वेंस में लिख लें कि ये टॉपिक है बेसिकली जो इस चैप्टर के अंदर आते हैं। तो ये टॉपर बच्चे ऐसा करते हैं ताकि उनको कभी कंफ्यूजन ना हो चीजों को लेके। इसके अलावा टॉपर बच्चे चीट कोड्स को यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करते हैं। और बेसिकली आपको बता देता हूं कि मैं, आपको पता होगा कि एक चीट कोड नामक एक केमिस्ट्री में मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चीट कोड्स बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं, उनको याद करने के तरीके बताता हूं, उनमें कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं या कैसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स उनको आइडेंटिफाई करने के लिए होती है, वो सारी चीजें बताता हूं, जो आप यहां पर प्लेलिस्ट चीट कोड की देख सकते हो। अगर आप जाओगे चैनल पे तो आपको मिल जाएगी। तो चीट कोड्स बेसिकली बहुत हेल्प करते हैं ताकि चीजों को शॉर्ट फॉर्म में मेमोराइज कर सके, उनकी ट्रिक्स को याद कर सके और उनको अप्लाई कर सके। इसके अलावा फॉर्मूला की लिस्ट, बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, जो टॉपर होते हैं ना उसे बार बार बुक्स को उठा के नहीं देखते, वो एक ही जगह पे फॉर्मूला को लिख लेते हैं और उसके बाद बस उसी को इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे मैंने भी आपको फॉर्मूला की लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी, अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो आप कहीं से भी, जब फॉर्मूला की लिस्ट का वो जो सेशन था है ना, एक 15 अगस्त को किया था, उसके बाद मैंने आगे एक सप्ताह बाद और किया था जहां फिजिक्स और बायोलॉजी के फॉर्मूले दिए थे, सब में मैंने फॉर्मूला लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। फॉर्मूले की लिस्ट को लिखो, बार बार उनको रिवाइज करो, जितना ज्यादा रिपीटेटिव रिवाइज करोगे उतना ज्यादा याद हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि टॉपर्स कौन कौन सी चीजों को अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए करते हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मेमोरी को शार्प करने के लिए नहीं करते। तो डूज एंड डोंट के बारे में बात करेंगे ताकि आप अपनी मेमोरी को अच्छे से शार्प कर सको। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को टॉपर्स के डूज एंड डोंट बताने वाला हूं कि टॉपर्स अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए क्या करते हैं और क्या नहीं करते। तो आप अपनी मेमोरी को कैसे शार्प कर सकते हो उसके बारे में बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो टॉपर्स डूज बताता हूं। जो डूज, वो मतलब जो काम वो करते हैं अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, स्लीप ऑन टाइम। बहुत सारे लोग हैं जो रात को 2-2 बजे तक पढ़ते रहते हैं। एक्चुअली नाइट की जो पढ़ाई है आपको इतनी हेल्प नहीं करती जितनी मॉर्निंग की पढ़ाई करती है। टॉपर हमेशा समय से सोता है, उसको पता है मैं 11 बजे सोऊंगा, मैं 11 बजे सोऊंगा, पक्का सोऊंगा, मैं 11 के बाद पढ़ाई नहीं करूंगा, या 12 बजे सोऊंगा तो 12 बजे सो जाऊंगा, 12 बजे के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। 2-2 3-3 बजे तक नाइट आउट करने का कोई मकसद ही नहीं है बच्चों। और बजाय उसके आप लोग क्या करो, आप लोग रात में पढ़ने की बजाय सुबह पढ़ाई करो। 4 बजे उठो, और वो जो सुबह का समय वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको काम आएगा। तो टॉपर बच्चा जो है ना, उसको पता है कि मेरे को समय से सोना और समय से उठना है ना। दूसरा, टॉपर बच्चा जानता है कि मैं अच्छा खाऊंगा तो मेरा दिमाग शार्प होगा, वो हमेशा हेल्दी चीजें खाता है, वो अटपटी बेकार चीजें नहीं खाता। डेली समोसा, कचौरी, छोले भटूरे, पराठे, आलू के पराठे, कौन कौन से पनीर के पराठे। मम्मी को बता रहा है मम्मी नीट की तैयारी कर रहा हूं, मेरे को तो पराठे चाहिए। अरे नीट की तैयारी कर रहा, पराठे चाहिए, मतलब दही पराठा और पता नहीं क्या क्या और चिकनी चिकनी चीजें। और टॉपर क्या खाएगा? टॉपर फ्रूट्स खाएगा जिसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं और उसको एनर्जी प्रॉपर्ली मिलती है। ड्राई फ्रूट्स हेल्दी चीजें खाता है एक टॉपर। दलिया, खिचड़ी, खाने के नाम पे दोपहर में लोग ठूस लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो खाने के नाम पे दोपहर में और सुबह ठूस लेते हैं। कौन कौन ऐसा बच्चा है जो दोपहर, सुबह और शाम को जबरदस्त तरीके से खाता है? आपको बता देता हूं कि जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो कभी भी, वो बहुत हेल्दी खाता है। सुबह अच्छा नाश्ता कर लेगा, लेकिन स्प्राउट्स के नाश्ते करेगा जो उसको एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट्स इतने नहीं होते उसमें, कैलोरीज इतनी नहीं होती। दोपहर का नाश्ता अच्छे से कर लेता है, जिसमें आराम से वो आटे की रोटी खाएगा, दही खाएगा और अच्छी सब्जी खाएगा, जिसमें यानी उसको नींद नहीं आए। क्योंकि अगर आप दोपहर में बहुत हैवी लंच करते हो तो आपको बेटा आपके एग्जाम में भी नींद आ जाएगी। तब आप क्या करोगे? आपको पता है इस बात का कि आपका एग्जाम 2 से लेकर 5 बजे तक है, और अगर आप दोपहर में हैवी नाश्ता खा के खराटे मारते हो और सो जाते हो तो भैया आपके लिए समस्या हो सकती है। और कोई भी टॉपर जो है ना, बेसिकली उसको पता है कि मुझे कब कितना खाना है। और रात में तो ठूस ठूस के खाने वाले बच्चों, खबरदार, मैं कहता हूं आपको भयंकर नींद आएगी दोपहर में। जो रात में जम के खाता है उसको दोपहर में बहुत नींद आती है। तो प्लीज आप लोग खाने पे थोड़ा ध्यान दो, रात में इतना नहीं खाना चाहिए। आप लोग याद रखो, रात में जो ठूस के खाते हैं वो सुबह उठ भी नहीं पाते। तो ये टॉपर कभी नहीं करता। दूसरा, टॉपर एक और इंपॉर्टेंट काम करता है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता है। पक्का कोई टॉपर होगा या पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो पक्का सुबह एक बार बाहर घूम के जरूर आता होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जिम जाओ, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप लोग एक बार चक्कर काट के आ जाओ। मॉर्निंग में सुबह सुबह 4 या 5 बजे एक बार पार्क में चक्कर काट के आओ, आपको बहुत तंदुरुस्ती मिलेगी, आपको फ्रेशनेस मिलेगी, आपको मजा आएगा। एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा दौड़ भाग कर सकते हो, तो वो और भी अच्छा है, ठीक है, जिससे आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी और आप अपने अगले एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। तो फिजिकल फिटनेस में हमारा जो टॉपर है हमेशा ध्यान रखता है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनका नाक बहता ही रहता है। पढ़ने वाले बच्चे मिल जाएंगे जिनका नाक बहता रहता है, जिनको जुखाम तो रहती है, थोड़े थोड़े दिन में वो पीरियड्स में बीमार होते रहते हैं। बेटा इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कमी है और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो ये चीजें बढ़ सकती हैं। तो इन चीजों पे आप लोग ध्यान दो। टॉपर बच्चा हमेशा अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता है। अगर आप बार बार रिपीटेटिवली जुकाम की वजह से बीमार हो रहे हो या गले खराब होने की वजह से बीमार हो रहे हो, इसका मतलब शरीर में कुछ ना कुछ चीजों की कमी है। इसके अलावा चौथा, स्टे हाइड्रेटेड। टॉपर, पानी सिर्फ पानी नहीं है, आपका शरीर का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी से कवर्ड है, ये आपको पता है। और पानी को पीने का एक प्रॉपर तरीका होता है, बैठ के पानी पिया जाता है, घूंट घूंट करके।
और अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपके आपके शरीर में एक्चुअली में बहुत सारी बीमारियां सिर्फ पानी की कमी की वजह से होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इससे मुझे भी पानी की तलब लग गई, मैं पानी पीऊंगा थोड़ी देर में जाके। मेरी रिक्वेस्ट है कि पानी ला के दिया जाए मुझे, मुझे प्यास लग गई। उबासी और पानी पीना, प्यास लगना ये देखते ही लग जाती है। तो मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि बहुत सारे ऐसे टॉपर बच्चे होते हैं जो कि बेसिकली हाइड्रेशन पे ध्यान देते हैं, पानी को प्रॉपरली पीते हैं, पूरे दिन में अपने पास एक बोतल रखते हैं। फिर आप कई बच्चे से कहते हैं बार बार पानी पीने से सुसु आती है। अरे सुसु आती है तो अच्छी बात है, आपकी जो पेट की प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होंगी। पानी पीने से आपको बहुत हाइड्रेट रहने से आपकी बॉडी नर्चर होती है। और टॉपर बच्चा इस बात का ध्यान रखता है, वो हमेशा अपने पास, आप देखना कई बार हम लोग मजाक उड़ाते हैं, कई बार मैंने देखा मेरी क्लास में लड़कियां होती थी तो वो ना अपने साथ एक ज्योमेट्री बॉक्स और पानी की बोतल और खूब बड़ा सा बैग, पानी की बोतल उनके पास अपनी जरूर होती थी। हम पानी की बोतल छोड़ के कॉपी नहीं लेके जाते। लड़के ऐसे नालायक होते हैं, पेन भी दूसरों से मांगते हैं, कॉपी भी दूसरों से मांगते हैं। और कॉपी मजाल है कभी वो 2 साल के अंदर 4 कॉपियां भर दे तो, है ना। तो अब देखो मैं पानी की बोतल ले आया भाई, चलो पानी की बोतल मेरे पास आ गई, थैंक यू सो मच। 5वें पर चलते हैं, ठीक है। 4, चलो 4 डूज हो गए। नाउ विल टॉक अबाउट डोंट्स, मतलब जो काम नहीं करने। एक कोई टॉपर बच्चा होता है ना, वो कभी भी जंक फूड इतना कंज्यूम नहीं करता। सच बता रहा हूं, एक टॉपर बच्चा कभी भी जंक फूड इतना कंज्यूम नहीं करता। ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है, बर्गर होते हैं, पिज्जाज होते हैं, नाचोज होते हैं, पता नहीं क्या क्या, या फिर जो भी आलू की चिप्स होती है, या फिर आलू के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जो भी आप समझ गए होंगे। ये यमी फूड खाने में एकदम लगता है कि बहुत यमी है, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए जंक फूड से ज्यादा नहीं है। और जो आपकी ओबेसिटी को बढ़ाएगा, आपकी कैपेसिटी को कम करता है और मेंटल स्ट्रेंथ को भी घटाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो जंक फूड जो आप कंज्यूम करते हो, जंक फूड बेसिकली क्या करता है, जंक फूड बेसिकली आपके माइंड की कैपेसिटी को भी कम करता है। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को तो कम करते करता है, आपकी माइंड की कैपेसिटी को भी कम करता है। समझ में आ गया। तो कोई भी टॉपर बच्चा होगा ना, कोई भी जंक फूड अवॉइड करता है। समोसा, कचौरी, ये सब जंक फूड है। ये जो आलू के परांठे, बहुत सारा तला हुआ खाना, ये सब चीजें वो लोग नहीं खाते, जंक फूड को अवॉइड करते हैं, उनको उनसे दूर रहते हैं। इसके अलावा टॉपर सेकंड काम क्या करता है, अवॉइड ओवर यूज ऑफ गैजेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टॉपर होते हैं बेसिकली वो कभी भी रात को सोते टाइम, ऐसे नहीं कि सिर पे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा कौन करता है, सच्ची बताना, चैट सेक्शन में लिख के बताओ। वड़ा पाव लिख रहे हैं, नालायक हो, बिल्कुल सही बात है। ऐसे कितने बच्चे हैं, मुझे एक बात बताओ, जो कि रात को सोते सोते भी मोबाइल उनके मुंह पर ही रहता है, और पता लगता है आपको सोते सोते नींद आई और मोबाइल आपके मुंह पे गिरा, फिर से आपको नींद आनी बंद हो गई। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अंधेरे में, अंधेरा करके, कमरे को अंधेरे में रख के, उसके बाद आप लोग मोबाइल को क्या करते हो, आप मोबाइल को चला चला के अपने दोस्तों से चैट करते रहते हो, और ये काम बहुत सारे बच्चे करते हैं। टॉपर नहीं करता, पर टॉपर कभी भी गैजेट्स का ओवर यूज नहीं करता। अगर आपने सोच लिया कि मेरे को 11 बजे सोना है, तब तो मोबाइल बहुत दूर, कोसों दूर रहना चाहिए। मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल एक तरह की बीमारी है, ठीक है। सो आप लोग याद रखो कि टॉपर कभी भी गैजेट्स का ओवर यूज नहीं करते। तीसरा, अवॉइड रिवाइजिंग आउट ऑफ फियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो टॉपर कभी नहीं करते। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मतलब समझाता हूं। एक मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने एक चीज पढ़ी, ऐसे पढ़ ली, और पढ़ने के बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि मुझे याद हो गई, ठीक है। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर दूसरी बुक उठा ली और दूसरे कॉन्सेप्ट पे चला गया। मान लो मैंने केमिस्ट्री का कुछ पढ़ा, केमिस्ट्री का पढ़ने के बाद मैंने केमिस्ट्री को छोड़ दिया, उसके बाद मैं बायो में आया। जैसी बायो की मैंने बुक उठाई, मेरे को याद आया, ओहो मैं तो केमिस्ट्री की जो चीज जो मैंने पढ़ी थी वो तो मैं भूल गया। कई बार ऐसे होता है हमारे साथ, ओहो जो मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था वो तो मैं भूल गया। तो फिर क्या है ना, मेरा माइंड एकदम से डाइवर्ट हो जाता है और मैं सोचता हूं मैं वापस से केमिस्ट्री की बुक उठा लूं, और बायो और केमिस्ट्री में मेरा ना दिमाग झूलते रहता है, और मैं ढंग से ना तो केमिस्ट्री पढ़ पाता हूं ना बायो को पढ़ पाता हूं। तो टॉपर कभी ऐसा नहीं करता। टॉपर को पता है कि मैं केमिस्ट्री किस समय में पढ़ूंगा, उसी समय में दोबारा रिवाइज करूंगा, और अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो हाल फिलहाल मैं अपना दिमाग उसमें डाइवर्ट नहीं करने वाला। अभी मैं फोकस करूंगा बायो पे, मैं केमिस्ट्री छोड़ के आ चुका हूं, मैं केमिस्ट्री को दोबारा से नहीं देखने वाला। ये बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं जानता हूं पर्सनली, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी कभी कभार होता है कि मैं कोई कॉन्सेप्ट भूल जाता हूं और मैं कुछ और पढ़ रहा होता हूं, तो मैं जो काम कर रहा हूं तो उसको छोड़ देता हूं और मैं दूसरी किताब को उठा के लेके आता हूं ताकि मैं मुझे याद हो जाए, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप भूल गए हो, लीव इट, उसे वापस रिवाइज करने का अपने को नहीं सोचना। जब उसका वक्त आएगा वापस, तो फिर से देख लेना। टॉपर कभी भी इस फियर में नहीं जीता कि ओ माय गॉड मैं भूल गया तो, या मैं भूल गया हूं तो मैं क्या करूं। नहीं, टॉपर जो प्रेजेंट में जो चीज कर रहा होता है, और ये मल्टीटास्किंग वाला फंडा है ना, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। बेटा मल्टीटास्किंग का कोई फायदा नहीं होता है। आप एक टाइम पे एक काम करो और उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, वही आपको हेल्प करेगा। अगर आपका दिमाग दो या तीन जगह पे, तीन नावों पे सवार है, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। आप बैठे बैठे पढ़ाई भी कर रहे हो और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी सोच रहे हो, बॉयफ्रेंड के बारे में भी सोच रहे हो, तो आपका माइंड डाइवर्टेड ही रहेगा। ना आपको कभी पढ़ाई में मन लगेगा, ना आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके हाथ में आएंगे, क्योंकि आप डफर हो जाओगे। तो बेसिकली मतलब क्या है, जो काम आप कर रहे हो एट द टाइम सिर्फ उसी पे फोकस रखो। जो पीछे हो गया उसको भूल जाओ, अगले दिन वापस से पढ़ाई करेंगे तब रिवाइज करेंगे, उसको वापस उस बुक की तरफ मत जाओ। टॉपर इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट बी स्लोपी। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, पहली बात तो यह है कि जबरदस्ती मत करो अपने माइंड के साथ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई चीज पढ़ने, कोई ऐसा मोमेंट आ गया जब आपको बहुत थकावट फील हो रही है और आपको नींद आ रही है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा पढ़ने की वजह से इंसान थकता है और उसे आराम की जरूरत होती है। तो एक आराम तो वो होता है, और एक आराम होता है
जो इंसान अपने मन के मारे की वजह से करता है। समझो, मैंने सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करी, 50 फिजिक्स के क्वेश्चन, 50 बायो के क्वेश्चन, 50 केमिस्ट्री क्वेश्चन निकाल लिए। अब निकालने के बाद देखो मैं थक गया हूं, तो उस टाइम पे मुझे आराम करना बनता है, मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को आराम देना बनता है। अगर मैं वहां सोता हूं तो दैट इज गुड फॉर माई हेल्थ। लेकिन कई बच्चों को तो पूरे दिन ही नींद आती रहती, पूरी दिन वो नींद आती रहती। वो अगर खाने के ऊपर ध्यान हो या बातें करनी हो, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करनी हो, तब नींद नहीं आएगी। जैसी किताब उठाएंगे नींद आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली वो आराम हराम है बेटा, वो आराम सही नहीं है। आप बार बार स्लोपी हो रहे, बार बार गिर रहे हो, इसका मतलब आपको आपका इंटरेस्ट अभी तक जगा ही नहीं है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, बेसिकली आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो, तो बेसिकली उसको दुरुस्त करो, अपना पूरा ध्यान किताबों में लगाओ। अगर आप नहीं लगाओगे तो काम नहीं बनेगा। तो दो तरह के आराम होते हैं, एक थकावट की वजह से आराम होता है, वो डिफरेंट होता है, और एक पूरे दिन ही नींद आती रहती है। तो उसका इलाज ढूंढो जाके। पूरी दिन मुझे नींद क्यों आती है? कारण क्या है? क्या मैं रात को मोबाइल में लगा रहता हूं, दोस्तों के साथ चैट करते रहता हूं? क्या मैं प्रॉपरली नींद ले पा रहा हूं? क्या मैं गैजेट्स में घुसा रहता हूं? तो अगर ये प्रॉब्लम्स की वजह से आपको पूरे दिन नींद आती रहती है, क्या मैं खाना ज्यादा खाता हूं? और कई लोगों को जानबूझ के नींद आती है, तो इसलिए ना पीछे दिमाग एक लपड़ लगा करो ऐसे ऐसे कि जाग बेवकूफ, जाग, नहीं जिंदगी तेरी सो जाएगी। और करने चाहिए कई बार। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। मैं जब वीडियो की शूट कर रहा होता हूं ना, कई बार मेरी वीडियो की स्क्रिप्ट पे पूरा ध्यान ही नहीं होता। मैं सच बता रहा हूं, उस टाइम पे मैं खुद को एक चांटा लगाता हूं। ये चांटा एक जो लगाते हैं ना, आपने पता नहीं कभी करा है कि नहीं करा, पर मैंने अपने साथ बहुत बार करा है। मेरे को जो गुस्सा आने लगता है, जब मान लो कि मेरी किसी चीज पे ध्यान ही नहीं है, ध्यान नहीं, तो मैं अपने आपको ऐसे खींच के एक चांटा लगाता हूं, ताकि मुझे समझ में आए कि अरे उल्लू के पट्टे, यहां ध्यान दे। नहीं तो ना ना यहां पे भी टाइम खराब हो रहा है, और जहां का तू सोच रहा है वहां तो टाइम खराब हो ही रहा है, ना कोई काम हो पा रहा है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हो, कई लोग पबजी खेलते रहते हैं, पबजी में ध्यान रहता है, और पबजी में खेलने की वजह से सारा दिन वो स्लोपी रहते हैं, सोते ही रहते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, तो उसको उसके सॉल्यूशन ढूंढो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और टॉपर बच्चे को पता है कि उसको कब स्लोपी होना है, कब स्लोपी नहीं होना, कब वाकई में जब वो थक जाता है तब उसे आराम की जरूरत है। वो हर किसी को होती है। तब आप सोओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली आप लोग एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इंटेलिजेंट पीपल डू एवरीथिंग, ओनली अ जीनियस डज व्हाट इज नेसेसरी। अब आप लोग डिसाइड करो कि आप इंटेलिजेंट हो कि जीनियस हो। इंटेलिजेंट पीपल बस कुछ भी करेंगे, हर कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो जीनियस होते हैं ना, जीनियस जानते हैं कि हमारे माइंड की एक बाउंड्री है, इसलिए वो जितनी जरूरत है उसको शार्पली करते हैं, और इसीलिए वो जीनियस है। आज एल्बर्ट आइंस्टाइन का इतना नाम क्यों है? आपको पता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा इंसान था, मतलब बिना कॉपी पेन उठाए बहुत सारी चीजें माइंड में सोल्व कर लेता था। आज भी हम लोग अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल चेक करते हैं, किसी पर्सन का आईक्यू लेवल चेक करते हैं, तो हम लोग उसका उसका कंपैरिजन एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ करते हैं। कैन यू इमेजिन? एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो आईक्यू लेवल था 1.56 था, नहीं 1.6 था, इसका इसका जो है 1.56 है। इतनी शार्प मेमोरी, उनको बोलते हैं जीनियस। अब उनका आईक्यू लेवल इतना क्यों था? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एकदम पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रिक्ट करके रखा था, और सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान या कंसंट्रेशन उसी फील्ड में था। एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई सिंगर नहीं था, कोई डांसर नहीं था। अगर आप सोचो एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत महान, सदी का महान आदमी था, तो माइकल जैक्सन को डांस में हरा देगा, कोहली को क्रिकेट में हरा देगा, सचिन को छक्कों में हरा देगा, युवराज को चौकों में हरा देगा? नहीं भाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम लोग याद करते हैं फिजिक्स के लिए, और फिजिक्स में भी याद करते हैं कुछ एक पर्टिकुलर थ्योरीज के लिए, जिसमें आप उसने अगर उसने वो थ्योरीज ना दी होती तो शायद हम लोग वहां तक ना पहुंचते। समझो, हम उसका कंपैरिजन कभी भी माधुरी दीक्षित के साथ नहीं करते, या कटरीना कैफ के साथ नहीं करते, या सलमान खान के साथ नहीं करते डोले शोले, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही महान आदमी था क्योंकि उसके डोले थे, वो डोले बना सकता था, सलमान की तरह, माधुरी की तरह नाच सकता था, है सचिन की तरह छक्के मार सकता था, कोहली की तरह चौके मार सकता था। समझ में आ रहा है? ऐसे कंपैरिजन नहीं थे। वो बॉक्सर भी था, कुछ नहीं था, वो एक फिजिसिस्ट था। और वो फिजिसिस्ट था तो उसकी एक नैरो डायरेक्शन थी, अपने माइंड को उसने बिल्कुल शार्प माइंडली एक ही चीज पे लगा के रखा था, और इसी वजह से वो सक्सेसफुल था। अगर आप लोगों को जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, तो अपने जो ये जो 200 पॉइंट की चीज रखी है ना आपके धड़ के ऊपर, 200 पॉइंट मतलब आपके माइंड का जो वेट होता है वो 200 पॉइंट होता है। ये 200 पॉइंट की चीज को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, और उसका तरीका ये है कि आप लोगों को बैठ के एक नैरो माइंड होके एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, मेरे को डांसर भी बनना है, मेरे को सिंगर भी बनना है, मेरे को एमबीबीएस की सीट भी निकालनी है, नीट की तैयारी भी करनी है, मेरे को मॉडल बनना है ना? तो इतने सारे खाप पालने वाले कहीं का नहीं रहते। लेकिन एक बच्चे को पता है कि मुझे एमबीबीएस करनी है और कुछ नहीं, तो बेटा वो सक्सेसफुल होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको पता है कि मेरे को सक्सेसफुल होना है, मेरे को एक ही फील्ड पे ध्यान देना, जो एक ही फील्ड पे ध्यान देता है उसको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट एंड जीनियस। नाउ व्हाट डू यू वांट? Now, what do you want to be? Tell me. You want to be an intelligent person or you want to be a genius? Tell me. आप लोग क्या बनना चाहते हैं? चैट में लिख के बताओ कि आप लोग इंटेलिजेंट बनना चाहते हो कि जीनियस बनना चाहते हो। तो अगर आप जीनियस बनना चाहते हो तो आप नैरो माइंडेड हो जाओ। नैरो माइंडेड का मतलब क्या होता है? अपनी पूरी की पूरी अपनी माइंड की जो पावर है उसको एक ही जगह पे लगाओ। आप क्या करना चाहते हो सिर्फ उसी के ऊपर। अगर आप डांसर बनना चाहते हो सिर्फ डांस सीखने में लगाओ, सिर्फ
अगर आप एक्टर बनना चाहते हो सिर्फ एक्टिंग सीखने में लगाओ, अगर आप फिजिक्स में कुछ करना चाहते हो सिर्फ फिजिक्स में लगाओ, साइंस में कुछ करना चाहते हो साइंस में लगाओ, डॉक्टर बनना चाहते हो तो सिर्फ आप डॉक्टर बनने के लिए हाल फिलहाल नीट के एग्जाम के सिलेबस पर लगाओ और कहीं नहीं, बाकी जगह से अपना ध्यान हटाओ। जीनियस की यही पहचान होती है कि वो जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही वो ही काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारा माइंड शार्पली एक्टिवेटेड तभी रहता है जब वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है। और इस चीज को समझो, दैट इज अ स्पेशल एंड मेन डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड जीनियसनेस। समझ में आ गया? और आप लोग बताओ कि आप लोग क्या बनना चाहते हो, इंटेलिजेंट बनना चाहते हो कि जीनियस बनना चाहते हो? सिर्फ इतना सा ऑप्शन पूछा है, आगे तो आप पे डिपेंड करता है। व्हाट डू यू वांट टू बी, इंटेलिजेंट और जीनियस? राइट डाउन इन चैट सेक्शन आप क्या बनना चाहते हैं। सो फाइनली आपको समझ में आया होगा कि मेमोरी को हमको कैसे यूज करना है। फटाफट से लिखो, व्हाट डू यू वांट टू बी, इंटेलिजेंट पर्सन और अ जीनियस पर्सन? कम ऑन डूड, राइट इट डाउन राइट नाउ। बहुत बढ़िया। देखो, जीनियस, यस, इफ यू वांट टू बी अ जीनियस पर्सन, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम ओनली। सिर्फ एक चीज पे फोकस करो अभी, और ज्यादा चीजों पे फोकस मत करो। इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को बोलना टाटा बाय बाय सिया हिंग चाओ बाय बाय, हम फोकस करेंगे नीट के एग्जाम पर, बात खत्म। सो इफ यू वांट टू बी जीनियस, जस्ट फोकस ऑन द नेसेसरी थिंग्स। खत्म कहानी। नेसेसरी क्या है? आपका नीट का एग्जाम। आ गया सबको समझ में? वेरी गुड। सो इफ यू वांट टू बी जीनियस, राइट डाउन इन चैट सेक्शन एंड लाइक द सेशन राइट नाउ, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तभी आगे